हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक हॉरर सस्पेंस कहानी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इंस्पेक्टर विक्रम एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। वो हमेशा अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को मानता और सारी चीज़ें कानून के दायरे में रहकर करता। लेकिन ये सही चीज़ें उसे हमेशा ज़िंदगी में पीछे ही रख गई। ना वो अपनी ईमानदारी की सैलरी से ढंग से अपना घर चला सकता था और ना ही अपनी बीबी और माँ को खुश रख पाता था। उसकी बीबी हेमा बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों ने लव मैरिज किया था, लेकिन जिंदगी के धक्कों ने उनके रिश्ते में कड़वाहट घोल दी। अपने काम के कारण विक्रम ना तो हेमा को अपना समय दे पाता और ना ही उसे पैसों का सुख। हेमा शुरू में तो काफ़ी सही और सुलझी हुई थी, लेकिन समय के साथ वो भी विक्रम को बात बात में ताने मारती और हमेशा जताती रहती थी कि विक्रम उसके लायक नहीं। जिंदगी चली जा रही थी किसी तरह से दोनों की, और उनकी शादी के 4 साल हो चुके थे। अगले महीने ही उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, 8 मई को। इस बार हेमा ने जिद पकड़ ली थी कि विक्रम को उसे कहीं छुट्टी पर ले जाना होगा और एक सुंदर सा डायमंड का नेकलेस भी उसको चाहिए। विक्रम ने जब पता किया तो उसे पता चला कि वो नेकलेस कम से कम 3 लाख में आएगा। अब तो जब भी उनकी बातें होती और विक्रम खाने के लिए बैठता, हेमा हमेशा उसे नेकलेस का याद दिलाते रहती। विक्रम का जीना दूभर हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक रात की बात है, वो नाइट ड्यूटी में था। अपनी जीप और 2 कांस्टेबल को लेकर वो एमजी रोड में पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी उसके वायरलेस पे पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि सहानी रोड में, जो कि एमजी रोड से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से एक औरत ने पुलिस कंट्रोल रूम कॉल किया है। वो घर में अकेली है और उसे लग रहा है कि कुछ लोग उसके कंपाउंड वॉल को कूदकर उसके घर में घुस गए हैं। उसमें से एक के पास गन भी है। शायद वो घर में लूट के इरादे से घुसे हैं और उन्हें पता है कि औरत घर में अकेली है। विक्रम ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल ट्रांसफर करने को कहा ताकि वो वहां के लाइव सिचुएशन को समझ सके। जब कॉल ट्रांसफर हुआ तो विक्रम ने औरत से पूछा, माजरा क्या है? दूसरी ओर से दबी दबी आवाज में औरत की आवाज सुनाई दी, सर, मैं नीलम विला से बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि 3-4 लोग मेरे घर में घुस गए हैं। उनके हाथ में बंदूक भी है। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। विक्रम ने बिना समय गवाए हुए कांस्टेबल को उस पते पर चलने को कहा और वो फोन पे उस औरत की हिम्मत बढ़ाने लगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर में कोई सुरक्षित जगह देखकर छुप जाएं। पुलिस जल्दी ही पहुंच जाएगी। औरत बोली, सर, ये लोग सारे कमरे में घुस गए हैं और सारी अलमारियां खोल रहे हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? विक्रम ने उसे शांत रहने को कहा और पूछा, घर में कितने कमरे हैं? औरत ने बोला, नीचे ग्राउंड फ्लोर में 3 कमरे हैं और छत में 2 कमरे हैं। उनमें से एक स्टोर रूम है जहां पुरानी चीजें और टूटे फर्नीचर पड़े हैं। विक्रम बोला कि कैसे भी हो, क्या आप वो स्टोर वाले कमरे में जाके छुप सकती हो? क्योंकि अगर वो कबाड़ से भरा है तो वहां आप इन लोगों के पकड़ में नहीं आएंगी। औरत ने बोला कि वो यही कोशिश करेगी
और फ़ोन रख दिया। पुलिस जीप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी और अब कुछ ही मिनटों में विक्रम को नीलम विला दिख गया। उसने कांस्टेबल से पुलिस सायरन ऑफ करने के लिए बोला। वो नहीं चाहता था कि लुटेरों को भनक लगे कि पुलिस आ चुकी है। या तो वो चौकन्ने हो जाएंगे या फिर बेकार की फायरिंग करेंगे। वो जगह एक घना रेसिडेंशियल एरिया था, इसीलिए विक्रम नहीं चाहता था कि गोलियों की आवाज़ से आस पड़ोस के लोग जागे, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा और खास तौर पे औरत की जान का भी खतरा था। अगर उन लुटेरों ने औरत को पकड़ लिया होगा तो अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे मार भी सकते हैं। नीलम विला से 50 मीटर दूर ही उसने पुलिस की जीप रोकने को कहा। वो दबे पांव जीप से उतरा और दोनों कांस्टेबल के साथ आगे बढ़ने लगा। वो लोग घर के एकदम करीब आ गए थे। उन्होंने देखा कि घर के आगे एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा है जो बंद था और पूरा घर अंधेरे में डूबा था। ऐसा लग रहा था कि या तो वो कॉल वाली औरत ने सारी बत्ती बुझा दी हो या फिर उन लुटेरों ने ऐसा किया था। विक्रम ने दोनों कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा कि हम लोग एक एक कर दीवार फांदेंगे और चुपके से घर में घुसेंगे। सावधान रहे कि हम लोग कोई आवाज़ ना करें। उसने कहा जैसा कि उस औरत से कॉल पर बात हुई है वो ऊपर के स्टोर रूम में छुपी होगी, इसीलिए अंदर जाते ही मैं छत के कमरे की तरफ जाऊंगा और तुम लोग नीचे के कमरों को देखना। ध्यान रहे अगर वो लोग फायरिंग करें तभी तुम लोग फायरिंग करना। मैंने बैकअप भी बुला लिया है। 10-15 मिनट में बड़ी पुलिस फोर्स आती होगी। हमारी प्रायोरिटी है उस औरत को सेफ रखना। दोनों कांस्टेबल ने सर हिलाकर सारी बातें समझने का इशारा किया। विक्रम दोनों कांस्टेबल की मदद से दीवार पर चढ़ा और हल्के से दूसरी ओर कूदा। रात के सन्नाटे में धप की आवाज़ हुई जब उसके जूते जमीन को छुए। वो 1-2 मिनट वहीं एकदम चुपचाप खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि अगर लुटेरे अंदर हैं तो उन्हें उसके आने का आभास ना हो जाए। उसने देखा कि विला के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। घुप सा अंधेरा पसरा हुआ था और एकदम सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और छिपते छिपाते दीवारों की आड़ में घर के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। उसने दरवाजे को हल्के से खोला। वो अपनी सांसें रोककर बाहर दीवार से चिपका रहा। वो किसी आहट या अंदर के हलचल का इंतजार कर रहा था। जब कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ तो चुपके से अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, बस खिड़कियों से थोड़ी छन छन कर रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है, पर लग नहीं रहा था कि कोई नीचे है। विक्रम अब उस औरत को लेकर चिंतित हो उठा। उसे लगा कि लुटेरों ने जब नीचे किसी को नहीं पाया होगा तब शायद वो लोग ऊपर चले गए हों और शायद अब तक उन्होंने उस औरत को ढूंढ निकाला हो। वो भगवान से मना रहा था कि किसी तरह वो औरत अभी तक उनके चंगुल में ना आई हो। उसने देखा ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक सीढ़ी ऊपर छत की ओर जाती है। वो दीवार से टेक लगाए हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ा और एकदम चुपके से ऊपर चढ़ने लगा। वो छत पर पहुंचा। वहां भी एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसने देखा ऊपर 2 कमरे हैं अगल बगल। उसने चुपके से एक कमरे का दरवाज़ा हल्के से खोला। वो बेडरूम जैसा था। वो समझ गया कि दूसरा कमरा स्टोर रूम होगा। उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। बिल्कुल अंधेरा था। वो कमरे के अंदर जाने लगा।
अभी भी उसे यकीन नहीं था कि कमरे में सिर्फ वो औरत होगी। उसे लग रहा था कि शायद लुटेरे भी छुपे बैठे हों। इसीलिए उसने कोई आवाज़ नहीं की और चुपचाप आगे बढ़ता गया। तभी उसके पैर से कोई भारी चीज़ टकराई और उसे ठोकर सी लग गई। वह गिरते गिरते बचा। एक औरत के दर्द से कहराने की आवाज़ आई, आ, आ। विक्रम को कुछ समझ ना आया। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। वहाँ का दृश्य देखकर वो एकदम अचंभित हो गया। एक औरत फर्श पर पड़ी थी और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। विक्रम ने जल्दी ही स्विच बोर्ड खोजकर स्टोर रूम की बत्ती जलाई। वो क्या देखता है कि एक लगभग 30 साल की उम्र की औरत सुंदर सी साड़ी पहने फर्श पर अधमरी हालत में है। उसके गर्दन से खून रिस रिस कर बह रहा है और उसकी सांसें धीमे धीमे चल रही है। विक्रम तुरंत उसकी तरफ झुका उसकी हालत देखने के लिए और फटाक से अपना सफ़ेद रुमाल निकालकर उसके जख्मी गर्दन पर कसकर दबा दिया। खून का बहना रुक गया। विक्रम को समझ आ चुका था कि लुटेरों ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने घर को लूटकर इस औरत को भी नुकसान पहुंचाकर यहाँ से भाग निकले हैं। उसे पछतावा हो रहा था कि उसके आने में देरी हो गई, लेकिन अभी भी औरत की सांसें चल रही थी और अगर उसे सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो शायद वो बच जाए। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम कॉल लगाया और कहा कि इस लोकेशन पे जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। उसने कॉल ख़त्म ही किया था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो औरत कुछ बुदबुदा रही थी, शायद उसे कुछ कहना था। विक्रम उसकी ओर झुका उसकी बात सुनने के लिए। औरत की घुटी घुटी आवाज़ आ रही थी, सर फर्नीचर के पीछे एक बॉक्स है। विक्रम को कुछ समझ न आया। औरत ने फिर अपने हाथों को हल्का सा उठाकर एक तरफ इशारा किया, वहां जहां ढेर सारा फर्नीचर पड़ा था। विक्रम ने अपनी नजरें उधर घुमाई। उसे अब समझ में आ गया था कि औरत उसे वहां जाने बोल रही है। वो उठा और उस ओर बढ़ा। टूटे फूटे फर्नीचरों के पीछे उसे एक बहुत ही सुंदर सा डिब्बा दिखाई दिया, लगभग आधे फीट का। उस डब्बे के ऊपर बहुत सुंदर सी नक्काशी की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। उत्सुकतावश विक्रम ने उस डब्बे को खोला। उसकी आंखें चौंधिया गई। एक बहुत ही सुंदर हीरो का हार था, कम से कम 50-60 लाख का होगा। विक्रम ने जब उस हार को अपने हाथों में लेकर देखा, न जाने क्या हुआ, माहौल का असर था या पिछले कुछ दिनों की बीवी की झकझक। एकाएक उसके आंखों के सामने वो सारी चीजें किसी सिनेमा की तरह गुजरने लगी जो पिछले दिनों उसके साथ हुई थी। बीबी का हार का फरमाइश करना एनिवर्सरी में, रोज के झगड़े और उसका रात रात भर जागे रहना और सोचना कि कैसे वो अपनी बीबी की इस इच्छा को पूरी करे। उसने तो एक दो दोस्तों और जान पहचान वालों को भी उधार के लिए फोन किया था, लेकिन उसकी खुददारी ने उसे पैसे मांगने से रोक लिया। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया, क्यों वो ये सारी चीजें सोच रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि उसका दिमाग उसे कोई सिग्नल दे रहा है। एकाएक एक विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, अरे ये औरत तो बड़ी बुरी हालत में है, शायद अस्पताल ले जाकर भी ना बचे। फिर पता नहीं विक्रम को क्या हुआ, उसने वो हार अपनी पैंट की जेब में डाला और औरत की तरफ बढ़ा। वो औरत की तरफ झुका अपने घुटनों पर और वो रुमाल जो उसने उसकी गर्दन में खून रोकने के लिए बांधा था, उसे अब ढीला कर दिया।
जैसे खून का फव्वारा सा औरत के गर्दन से फूट पड़ा हो और वो औरत छटपटाने लगी। उसकी आंखें कातर होकर विक्रम की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो मुझे मरने मत दो। तभी सीढ़ियों पर पैरों की आहट सुनाई दी। विक्रम को समझ में आ चुका था कि उसके हवलदार ऊपर आ रहे हैं। पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने वो रुमाल लेकर औरत के नाक और मुंह को कसकर दबा दिया। वो अधमरी औरत जो धीमे धीमे सांसें ले रही थी, वो छटपटाने लगी और अपना हाथ पैर जमीन पर पटकने लगी। और फिर उसकी सांसों की आवाज बंद हो गई और उसके हाथ पैर भी रुक गए। विक्रम ने फटाक से रुमाल खिसकाकर फिर से उसकी गर्दन पर लगा दिया और उसी समय दरवाजे पर धप सी आवाज आई और दोनों हवलदार अंदर दाखिल हुए। रूम के अंदर का हालत देखकर वो भी सन्न रह गए, लेकिन तब तक विक्रम ने अपनी कटु भावना पर काबू पा लिया था। उसने कहा, ब्लडी लुटेरों ने औरत को काफी जख्मी कर दिया। मैंने इसका खून रोकने की बहुत कोशिश की, पर जख्म इतना गहरा था कि मैं इसे बचा ना सका। तुम दोनों यहीं रुको, बाकी फोर्स भी आती होगी। अच्छे से हमें पूरी जगह की छानबीन करनी होगी, लाश का पंचनामा करना पड़ेगा और शायद लुटेरों का भी कुछ सुराग निकल जाए। दोनों हवलदारों ने यस सर बोला और वहां की चीजों को सरसरी निगाहों से देखने लगे। एक हवलदार को वो डिब्बा दिखा जो कुछ मिनटों पहले विक्रम ने पकड़ा था। हवलदार ने बोला, सर देखिए, यहाँ एक सुंदर सा डिब्बा पड़ा है। विक्रम ने जैसे ही ये सुना, वो उस डिब्बे की तरफ मुड़ा। उसे होश आया कि अरे, उस डिब्बे पे तो मेरे हाथों के निशान होंगे। उसने अनजान बनते हुए हवलदार से कहा, सावधानी से, उसमें लुटेरों के हाथों के निशान हो सकते हैं। रुमाल से उस डिब्बे को उठाओ और मेरे पास लेकर आओ। हवलदार उसकी बातें मानते हुए अच्छे से रुमाल से पकड़कर उस डिब्बे को सामने ले आता है। विक्रम का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि वो कैसे अपने हाथों के निशान को उस डिब्बे से हटाए और इन हवलदारों को उस पर शक भी न हो। उसने हाथ बढ़ाकर हवलदार को वो डिब्बा उसे देने का इशारा किया। हवलदार ने रुमाल के साथ उस डिब्बे को विक्रम की ओर बढ़ाया। विक्रम ने जैसे ही डिब्बे को रुमाल से पकड़ा, उसने थोड़ी सी ढील दी। रुमाल उसके हाथ में ही रहा और वो डिब्बा नीचे जमीन की ओर गिरने लगा। विक्रम ने कहा, ओहो, ध्यान से। और उसी समय हवलदार ने लपक कर उस डिब्बे को पकड़ लिया, जमीन में गिरने से पहले। विक्रम मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर बाहर से उसने गुस्सा दिखाते हुए हवलदार से कहा, तुम गधे हो क्या? एक तो ढंग से तुमने डिब्बा नहीं पकड़ाया और उससे भी हद दर्जे की बेवकूफी की तुमने, अपना हाथ लगा दिया डिब्बे में। अब पहले के सारे निशान चले जाएंगे। हवलदार ने कहा, सॉरी सर। विक्रम ने ऐसा जताया कि वो उससे पूरा खींचा हुआ है। और फिर तभी सीढ़ियों पर पैरों की आवाज आई और कुछ क्षण में 8-10 पुलिस वाले एक साथ दाखिल हुए। विक्रम ने देखा उसका कलीग इंस्पेक्टर राकेश इंचार्ज है उस फोर्स का। उसने राकेश से हाथ मिलाते हुए अपनी परफेक्ट स्टोरी उसे सुना दी कि कैसे जब वो कमरे में आया, औरत अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और फिर उसके सामने ही उसने दम तोड़ दिया। राकेश ने कहा, हाँ यार, मुझे लूट का ही केस दिखता है। फिर वो सारे पुलिस वालों की तरफ देखकर बोलता है, सब लोग जल्दी जल्दी छानबीन स्टार्ट कर दे। वो विक्रम को बोलता है, बॉस, तुम भी थोड़ा बाहर जाकर हवा खा लो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। विक्रम ने भी थोड़ी बेचैनी दिखाते हुए कहा, हाँ यार, तू सही कह रहा है। और वो बाहर निकलकर छत की ओर चला गया। कुछ 5-7 मिनट बाद वो फिर राकेश के पास पहुंचा और बोला,
क्या तुम सारी चीजें संभाल लोगे? राकेश ने बोला, हाँ यार, तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मैं सारी रिपोर्ट बनाकर कल सुबह 11 बजे तुम्हारे ऑफिस पहुंचा दूंगा। और तुम यहाँ मेरे से पहले आए हो तो ये तुम्हारा केस है और रूल के हिसाब से तुम ही इसको इन्वेस्टिगेट करोगे। तुम घर जाओ, आराम कर लो, कल तुम्हारा लंबा दिन होने वाला है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। विक्रम फिर घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने हार अलमारी में छुपा कर रख दी और फ्रेश होकर वो बिस्तर पर लेट गया। हेमा आराम से सो रही थी। विक्रम के दिमाग में पिछले 2 घंटे का सारा वाक्य घूम रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लालच की गिरफ्त में आज पहली बार उसने कितना गलत कर दिया। एक मासूम को बचाने की जगह वो उसका हथियारा बन गया। फिर उसकी नजर हेमा पर पड़ी और उसके सारे सोच बदल गए। उसे लगा उसने जो किया बिल्कुल सही किया। अब उसकी बीवी उसको लूजर नहीं समझेगी और वैसे भी उस औरत का बचना बहुत मुश्किल था। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। फिर उसे अपने फोन की घंटी सुनाई दी। उसने आधी खुली आंखों से फोन को उठाया। सुबह के 7 बज रहे थे। राकेश का फोन था। उसने जैसे ही हेलो कहा, राकेश की उधर से आवाज आई कि विक्रम, तुम्हें जल्दी ही फोन करना पड़ा। ये औरत बहुत ही बड़ी समाज सेविका थी। इसका नाम मधु था और ये मधु रियल एस्टेट के मालिक जतिन खन्ना की बीवी है। जतिन शहर में नहीं है पर वो दिल्ली से चार्टर फ्लाइट लेकर आ रहा है और 1-2 घंटे में शहर में पहुंच जाएगा। उसने कमिश्नर को भी फोन किया था और सर ने तुम्हें मौकाए वारदात पे रहने को बोला है जतिन के आने से पहले। इसीलिए तुम जल्दी आओ, मैं हैंडओवर दे दूंगा तुमको। विक्रम जल्दी ही तैयार होकर नीलम विला पहुंचा और वहां की पूरी फॉर्मेलिटी संभाल ली। पूरा दिन उसका काम में गुजर गया। उसने जतिन के आने पर उसका स्टेटमेंट लिया, महत्वपूर्ण चीज़ों को फॉरेंसिक लैब में भेजा। उस दिन सारे न्यूज़ चैनल में इसी मर्डर को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर परोसा जा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सारे सबूत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट विक्रम ने हेड ऑफिस में सबमिट कर दिया। रिपोर्ट में लूट को ही खास वजह बताया गया, लेकिन जो भी सबूत थे उनसे लुटेरों की पहचान नहीं हो सकी। फिर 7-10 दिनों में केस ठंडा पड़ता गया। हेड ऑफिस से भी यही ऑर्डर आया कि कुछ क्लू मिलता है तो आगे छानबीन करो, नहीं तो 1 महीने में फाइल क्लोज कर लो। विक्रम बहुत खुश हो रहा था कि चलो उस पर कोई शक नहीं गया और उसके जुर्म पर भी पर्दा पड़ा रहा। विक्रम अपने रोजमर्रा के कामों में लगा रहा और वो दिन आ गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। आज उसकी एनिवर्सरी थी। उसकी सुबह आँख खुली। हेमा अभी भी सो रही थी। शायद उसे पता था कि आज का दिन भी साधारण सा जाने वाला है। विक्रम ने वो हार चुपके से अलमारी से निकाला और हेमा के गले में पहनाने लगा। सोती हुई हेमा ने जब करवट बदली और बोझिल आंखों से विक्रम की तरफ देखा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी जान। और हेमा का हाथ उसके गले की ओर ले आया। हेमा तो हैरान हो गई जब उसने हार को छुआ और उसकी तरफ देखा। वो तो खुशी से पागल हुए जा रही थी। उसकी आंखों से नींद भाग गई और कुछ सेकंड्स में वो आईने के सामने खड़ी थी, खुद को हार के साथ निहारते हुए। वो खुश होते हुए विक्रम से लिपट गई और बोली, आई लव यू जान। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अभी तो और सरप्राइजेस बाकी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ ने सुबह उठकर मेरे कहे अनुसार तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है और फिर हम फटाक से नाश्ता करके बाहर निकलेंगे। हेमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रम ने एनिवर्सरी को इतना स्पेशल बना दिया है
और वो इसके लिए पहले से प्लान कर रहा है। फिर प्लान के अनुसार विक्रम ने हेमा को शहर से दूर एक बहुत ही सुंदर से रिजॉर्ट में ले गया। एकदम हिल स्टेशन जैसा माहौल था वहाँ। विक्रम ने एक सुंदर सा कॉटेज बुक कराया था जिसके साथ स्विमिंग पूल भी था। दोनों ने दिन भर अच्छे से रिजॉर्ट की सुविधाओं और खाने का मजा लिया। शाम में विक्रम ने कैंडल लाइट डिनर का भी इंतजाम किया था। हेमा एक सुंदर से गाउन में हार पहनकर डिनर पर आई। बहुत ही अच्छा माहौल बनाया था रिजॉर्ट वालों ने दोनों के लिए। अच्छी वाइन और अच्छा खाना टेबल पे लगे हुए थे और दोनों धीमी म्यूजिक के साथ शाम का मजा ले रहे थे। अभी वो लोग आधा डिनर ही किए थे कि बड़ी जोरों की हवा चली और सारे कैंडल्स बुझ गए। एकदम से अंधेरा छा गया। विक्रम को अपने कानों के पास लगा कि कोई अपना मुंह लेके आया हो और उसे एक भयानक सी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। यही चाहते थे ना तुम? बस इसी मजे के लिए तुमने मेरा गला घोट कर मार दिया, तुम लालची दरिंदे। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आया। बस ऐसा लगा जैसे एक बर्फीली लहर उसके कानों से होते हुए पूरे शरीर को ठंडा करते जा रही है। फिर उसे वेटर के आने की आहट हुई और उसके द्वारा मोमबत्ती फिर से जलाने का आभास आया। वेटर ने बोला, सॉरी सर, हवा के कारण कैंडल्स बुझ गए थे। फिर उसने कहा, सर अब मैं मेन कोर्स लगा दूं? ये कहकर वो चला गया। टेबल पे फिर से रोशनी हो गई थी। विक्रम ने हेमा की ओर देखा। वो अवाक रह गया। उसे हेमा की जगह वही बंगलो वाली औरत मधु बैठी दिखाई दी। गाउन और हार पहने उसका चेहरा कभी एकदम खूबसूरत लग रहा था तो कभी एकदम लाल सा खून सा सना हुआ भयानक सा। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आया। वो उठा और हेमा के पास गया। तभी वेटर मेन कोर्स लेकर आ चुका था। उसने कहा, सर आप बैठे रहिए, मैं आपको और वाइन सर्व कर देता हूँ। वेटर को लगा विक्रम खुद से वाइन लेने उठा था बकेट से, जो हेमा के बगल में बर्फ के साथ थी। विक्रम हेमा की ओर देखा और हक्का बक्का रह गया। वो फिर सामान्य हो गई, उसकी हेमा जैसी दिख रही थी। उसने वेटर को मुस्कुराकर थैंक यू भी बोला। वेटर ने भी स्माइल के साथ वेलकम मैम कहा और वो चला गया। विक्रम को अब हेमा के साथ अकेले में कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो उससे कुछ बोलना भी नहीं चाहता था ताकि ये अच्छी शाम हेमा की खराब ना हो जाए। विक्रम को नॉनवेज बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपने लिए लाल मांस और चिकन मंगवाया था। हेमा चूंकि वेज थी तो उसके लिए चाइनीज ऑर्डर किया था। विक्रम ने चुपचाप डिनर करना चालू कर दिया। उसने हेमा से पूछा, खाना कैसा है? उसने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, ये भी कोई खाना है? एकदम बेस्वाद। तुम्हारे प्लेट में क्या है? ये कहते हुए हेमा ने विक्रम की ओर देखा। उसका चेहरा फिर से वैसा ही भयानक, एकदम लाल सा हो रखा था और मुंह से उसकी जीभ लपलपाते हुए विक्रम के प्लेट की ओर बढ़ी और की आवाज आई और विक्रम की प्लेट खाली हो गई। विक्रम को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि अब तुम एक निवाला भी आराम से खा पाओगे? आज से तुम्हारा हर क्षण बद से बदतर होता जाएगा। तुम अपनी मौत की भी भीख मांगोगे, पर तुम्हारा उससे भी बुरा अंजाम होगा। विक्रम समझ गया कि ये उसी बंगले वाली औरत का भूत या साया है जो अब उसे हेमा के रूप में डरा रहा है। पहले उसे भी डर लगा,
लेकिन फिर वो हिम्मत कर उठा और हेमा को पकड़कर हिलाने लगा। हेमा, हेमा तुम्हें क्या हुआ है? कुछ सेकंड्स ऐसे ही वो हेमा को कंधे से पकड़कर हिला रहा था। हेमा ने विक्रम को कहा, विक्रम तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। विक्रम रुक गया, लेकिन वही हुआ जिसका उसे डर था। हेमा नाराज होकर फटाक से वहां से उठकर चली गई। विक्रम लगभग आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा। फिर वो उठकर कमरे में गया। उसे लगा कि हेमा गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी होगी और उसके पूछते ही झगड़ा करना चालू कर देगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि हेमा आराम से सोई है और उसने राहत की सांस ली। वो भी चुपके से बिस्तर पर लेट गया। दिन भर का थकान तो था ही। वो शाम की बातों को सोचने लगा और फिर सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली, उसने अपने बगल में देखा कि हेमा गुनगुनाते हुए कुछ गा रही है। वो नहाकर अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसे जगह देखकर हेमा ने प्यार से कहा, ये लो चाय पी लो, मैंने पी ली है। हमें 10 बजे होटल छोड़ना भी है। और फिर वो गुनगुनाते हुए अपना काम करने लगी। विक्रम को अजीब लगा, लेकिन थोड़ी राहत भी थी कि चलो उसे रात का कुछ याद ही नहीं। उन्होंने नाश्ता करके होटल 10 बजे से पहले ही छोड़ दिया और जीप पर घर की ओर चल पड़े। हेमा उसके बगल में बैठी थी, वही हार पहने। विक्रम को अजीब सा लग रहा था, जैसे वो भूतनी ही उसके बगल में बैठी हो। रास्ते में एक जगह उन्हें पहाड़ों के बीच से गुजरना था। रास्ता सकरा और काफी घुमावदार था। विक्रम बड़े ध्यान से अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे लगा गाड़ी काले धुएं से भरती जा रही है। उसने हेमा की ओर देखा और उसके हार से काले धुएं की एक लहर निकलती जा रही थी और पूरे गाड़ी में पसरती जा रही थी। और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज में उसे कुछ सुनाई दे रहा था। विक्रम, तुम्हें क्या लगा सब कुछ ठीक हो गया है? जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। विक्रम के आंखों के आगे धुएं के कारण काफी अंधेरा छा गया। बस उसे आती जाती गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो गाड़ी रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि पीछे से आती कोई गाड़ी उसको धक्का मार देती। उसे कुछ पता ही नहीं चला। एकाएक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से उसका हाथ छूटता गया और उसे लगा गाड़ी तेजी से ढलान पर फिसलती जा रही है। उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और कभी कोई चट्टान से टकरा रही है, कभी पेड़ों और झाड़ियों से भिड़ते हुए सरसराते हुए निकलती जा रही है। फिर उसे आधे होश में गाड़ी का गहरे पानी में गिरने का आभास हुआ। वो पूरी तरह बेहोश होता जा रहा था, पर उसे लग रहा था कि गाड़ी में पानी भरता जा रहा है और धुएं को खत्म करता जा रहा है। और एक काला साया हेमा के शरीर से निकला और विक्रम को दबोचकर गाड़ी का दरवाजा खोल पानी के ऊपर ले आया और किनारे पर पटक दिया। वो घुटी घुटी आवाज में हेमा हेमा चिल्लाते हुए पूरी तरह बेहोश होता चला गया। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, लेकिन उसकी आंखें पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से खुली। उसने खुद को एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ पाया। एक नर्स उसे कुछ इंजेक्शन लगा रही थी। वो हड़बड़ा कर उठ गया। नर्स ने उसकी तरफ देखते हुए बोला कि आपको कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ खरोंचें आई हैं। और उसने अपने साथी कंपाउंडर को पुलिस को बुलाने के लिए कहा। एक आदमी पुलिस की वर्दी में उसे आता हुआ दिखाई दिया। यूनिफॉर्म से सब इंस्पेक्टर रैंक का लग रहा था। उसने आते ही विक्रम को कहा कि उसका एक्सीडेंट कुछ दूसरे गाड़ी वालों ने देखा था और उन्हीं में से एक ने नज़दीकी पुलिस थाने कॉल कर हमें जानकारी दी थी और इस बात को लगभग
2 दिन हो चले थे। पुलिस ने सर्च पार्टी बनाकर ऊपर सड़क से होते हुए पूरी जगह सर्च करते हुए विक्रम को यहाँ पाया। उसने ये भी बोला कि 2-3 गोताखोर पानी के अंदर गए हैं उसकी गाड़ी का पता करने। तभी बाहर उन्हें शोर सुनाई दिया। शायद एक गोताखोर ने गाड़ी का पता लगा लिया था। वो इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। इंस्पेक्टर ने फिर वहां क्रेन ऑपरेटर को क्रेन चालू करने को कहा और फिर से 3 गोताखोर क्रेन से लगी रस्सियों को लेकर पानी के अंदर चले गए। कुछ 5-7 मिनट हुए होंगे। फिर विक्रम ने एम्बुलेंस के खुले दरवाजे से देखा कि उसकी गाड़ी पानी के ऊपर आ रही है। गाड़ी ऊपर से लगभग टूट चुकी थी और आगे की सीट में हेमा का मरा हुआ शरीर सीट बेल्ट के बीच में झूलता हुआ दिखाई दिया। विक्रम हेमा हेमा चिल्लाते हुए उतरकर गाड़ी की ओर भागा। उसे तो होश ही नहीं था कि हेमा भी गाड़ी में थी। हेमा की लाश को देखकर उसे सब चीजें याद आती चली गई। इंस्पेक्टर ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, सर अभी पुलिस को अपना काम करने दीजिए। विक्रम ने उससे हाथ छुड़वाते हुए अपना परिचय दिया। इंस्पेक्टर का व्यवहार थोड़ा नरम हुआ और उसने विक्रम को गाड़ी के पास जाने दिया। कुछ पुलिस वाले उसकी लाश को सावधानी से निकाल रहे थे। चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ था हेमा का और लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर बहुत पानी चला गया हो। अब तक पुलिस वालों ने उसका शरीर निकालकर एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया था। विक्रम अपने पैरों पर गिरकर उसके बगल में फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी हेमा को बचा नहीं पाया था। उस भूतनी ने अपना काम कर दिया था। उसकी लालच का सनसनीखेज बदला लेकर कल तक जो हार पहनकर दिन भर हंसती खिलखिलाते हुए उसके सामने थी, आज चुपचाप लेटी हुई थी। लेकिन तभी उसकी नजर हेमा के गले की ओर गया। हार उसके गले पर नहीं था। विक्रम को एकदम अजीब सा महसूस हुआ। साथ ही इस बात की शांति का एहसास हुआ कि चलो हार से पीछा छूटा। सब इंस्पेक्टर ने आकर कहा, सर आप आज हॉस्पिटल चले जाओ और 1-2 दिन रेस्ट करो। तब तक मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवा दूंगा। विक्रम अभी कुछ सोचने की स्थिति में नहीं था। वो चुपचाप हॉस्पिटल चला गया। 2 दिन के बाद उस सब इंस्पेक्टर ने विक्रम को फोन किया, सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन एक अजीब बात है। आपकी बीबी की मौत किसी चोट या पानी में डूबने से नहीं हुई है। उसे गला दबाकर मारा गया है। विक्रम ने सब इंस्पेक्टर को कहा, क्या बकते हो, रुको मैं थाने आता हूं। फिर वो थाने पहुंच गया रिपोर्ट देखने। उसने जब रिपोर्ट का नुमाइना किया तो उसे रिपोर्ट सही ही लगी, क्योंकि उसमें सारी चीजें अच्छे से अंकित थी और सारे मेडिकल एक्सप्लेनेशन भी डाले हुए थे। विक्रम को इतना तो पता चल गया था कि इसके पीछे उस भूतनी का ही हाथ है और उसने अपना बदला भी उसी अंदाज में लिया है जैसे उसका कत्ल हुआ था। सब इंस्पेक्टर ने कुछ लफड़ा नहीं किया और विक्रम को जाने दिया, ये अनुमान पे कि गाड़ी से निकलने के पहले विक्रम ने हेमा को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन गाड़ी में पानी भरने के कारण गलती से उसने हेमा के गले को कसकर दबा दिया होगा या फिर उसके गले को पकड़कर उसे निकालने की कोशिश कर रहा होगा। पानी में उसे अपनी गिरफ्त का अंदाजा नहीं होगा और ये हादसा हो गया। इंस्पेक्टर ने बोला कि वो बची फॉर्मेलिटी खत्म कर 1 दिन में हेमा का शव उसके घर पहुंचाने का इंतजाम कर देगा। विक्रम ये सुनकर चुपचाप वहां से घर की ओर चला गया।
घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। घर पे मातम छा गया। हेमा और उसके रिश्तेदार जुटना चालू हो गए। 2-3 दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। कैसे उसने हेमा का क्रियाकर्म किया, किन लोगों ने आकर उसको दिलासा दिया। उसे कोई होश नहीं था। उसके दिमाग में बस वही चल रहा था कि भूतनी का बदला खत्म हुआ या नहीं, और नहीं तो अगला शिकार वही है। वो विक्षिप्त सा हो गया। उसने ड्यूटी पर जाना भी छोड़ दिया। जब भी वो सोने की कोशिश करता, उसे बुरे बुरे सपने आते कि भूतनी उसे कभी पहाड़ पर ले जाकर धक्के देकर मार रही है, तो कभी उसके गले को रस्सी से दबाकर घोट घोट कर मार रही है। वो हड़बड़ा कर उठ जाता। उसके लिए अब जीना, खाना पीना, सोना सब मुश्किल हो गया था। अंदर ही अंदर उसे ये चीज खाई जा रही थी कि वो 2 औरतों का कातिल है। उसके लालच ने ही हेमा की जान ली। 1 महीने से ऊपर हो चुका था। विक्रम के घर के बाहर आज काफी भीड़ थी। घर के अंदर कुछ पुलिस वाले जमा थे। विक्रम की माँ कुर्सी पर बैठकर बस रोई जा रही थी। फिर विक्रम के कमरे से 2 पुलिस वाले उसका शरीर स्ट्रेचर में उठाकर ले जा रहे थे। रात में विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार ली थी। अब उससे जिया नहीं जा रहा था। पर जब उसका शरीर ले जाया जा रहा था तो एक अजीब सी बात थी। उसके गले पर किसी के हाथों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला घोंट कर मार डाला हो।